कल्चर नहीं लेते, बट ये दो बुक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा इंटायर जीएस का सिलेबस और हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में कोई फर्क, मतलब अगर आप ये पढ़ने बैठेंगे तो कुछ 4-5-6 साल आपको कंप्लीट करने में लग जाएंगे। बट सवाल ये है कि सर मैं कैसे यूनिक हूँ, मतलब आपके पास पढ़ने के बाद ऐसा क्या यूनिकनेस मेरे में आएगी, रेस्ट ऑफ द क्लासेस भी चल रही हैं, आप में ऐसा क्या है, या हमें क्लास के अंदर क्या मिलेगा। एक चीज बड़ी क्लियर है, आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपके सर ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अक्सर बच्चे इसलिए नहीं आते, लिखना पड़ता है सर, बहुत तंग आते हैं, इतनी मुसीबत कौन झेलेगा। तो उसके लिए मैंने एक चीज ये कर लिया, लिखा दे हार्ड टॉपिक में से एक क्वेश्चन, हार्ड टॉपिक में से, और बीच में एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शन में बार बार कहता हूं कि जितना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद करोगे, उसका आंसर राइटिंग करोगे, उसको बार बार रिपीट करोगे, एक याद रखना कि वो क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, क्योंकि उसको करंट अफेयर से कुछ नहीं लेना है, उसके पास है ही क्या, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में शहर कैसे बने, लेटर वैदिक पीरियड में धर्म कैसे बना, लेटर वैदिक पीरियड में आर्ट कैसे बना, लेटर वैदिक पीरियड में सिक्के कैसे बने, ये सवाल हमें अपने से करने पड़ेंगे। 4 पेपर बताए, चारों में हड़प्पा आएगा, आएगा, वो पूछना है। अब जब हमें पता है कि हड़प्पा आना है तो सर एक काम करिए ना, 2 दिन अच्छे से क्लास लीजिए और क्लियरली एक टॉपिक बना के दे दीजिए, एक नोट बना। टोटल टाइम ड्यूरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा। पहले उस पे आऊंगा तो थोड़ा सा वो इजी रहेगा कि आखिर कितना समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और कौन कौन से सोर्सेस हम लेंगे, और जीएस से कितना रिलेवेंट है, पहले उस पर बात कर लें। सबसे बड़ा ये रहता है कि सर कितने टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट होगा, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत लेंथियस सब्जेक्ट माना जाता है। जो सेम आपका जीएस में रहता है वो यहाँ पे भी रहेगा। पहले एंशियंट हिस्ट्री रहेगी, फिर आपका मिडाइवल हिस्ट्री, देन वी हैव अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन वी हैव अ वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट। ठीक है, with including all ancient, mid and modern art and culture side by side। तो ऑप्शनल में हमारे पास क्या रहता है कि आर्ट एंड कल्चर की कोई अलग क्लास नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम लोग ये सारा पढ़ लेंगे और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री करना है तो जिस जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के साथ साथ ही हमें आर्ट एंड कल्चर को भी कंप्लीट करते जाना है। तो मिड की क्लास ले रहे हैं तो मिड में ही हमें आर्ट एंड कल्चर भी खत्म करना पड़ेगा, और मॉडर्न का तो वैसे हम आर्ट एंड कल्चर नहीं लेते, बट ये दो बुक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात की जाती है, तो जितना आपको बोला जाता है कि इतना लेंथियस्ट है, ये है वो है, अराउंड मैं इसको लेके चलता हूँ कि ये 5 मंथ हमें लेगा कंप्लीट करने में टोटल। लेकिन अब समझने की जरूरत ये है कि हम कैसे पढ़ेंगे और हमारे लिए क्या क्या फायदा है। पहले तो ये याद रख लीजिए कि अगर हम हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल ले रहे हैं तो हमारा जो जीएस का पार्ट है वो सारा इसमें कंप्लीट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री जीएस में कोई भी फर्क नहीं है, बड़ा क्लियर कर लीजिए। लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर हिस्ट्री जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंपैरिजन करके बात को खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीएस, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल। तो जीएस हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हमारी एक चीज रहती है कि हम लोग बड़ा थॉरली एक जनरल स्टडी के तौर पे लेते हैं। ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग इसको जीएस के वर्ड से मानते हैं, तो ये जनरल स्टडी के तौर पे हिस्ट्री को लिया जाता है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर हिस्टोरियोग्राफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझ लीजिएगा। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपल तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया और उसका हमने वैसे ही आंसर दे दिया विदाउट एनी गेटिंग एनी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसकी
जीएस में हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते, जो फाइनल डिसीजन एनसीईआरटी ने लिया वही आंसर हम लोग यहाँ पे देते थे। बट इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री ऑप्शन, जो भी आंसर देना है वो पर्टिकुलरली हिस्टोरियंस के थ्रू देना है। तो यहाँ हम लोग थोड़े से थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, तो यहाँ फर्क है। बट टॉपिक सेम रहेगा। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टोन एज पढ़ा, और यही स्टोन एज हम लोग जब ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो थॉट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे। टॉपिक सेम है, तो पूरा इंटायर जीएस का सिलेबस और हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। तो आप लोगों को क्या करने का है कि फिर जीएस की क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि अराउंड अराउंड मैं मान के चलता हूँ 80 to 85% हमारा जीएस से मिलता जुलता सिलेबस है, तो बच जाएगा। क्योंकि वो टाइम अगर 5 मंथ के लिए मैं दे रहा हूँ, तो ना मुझे एंशिएंट पढ़नी है, ना मिड, ना मॉडर्न, ना आर्ट एंड कल्चर, जीएस की अलग क्लासेस नहीं देनी पड़ेंगी। सर हिस्ट्री ऑप्शनल में ही आपका जीएसपी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इसी में हम लोग जीएसपी। तो मैं जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि रेस्ट ऑफ द बुक्स के साथ उतना ज्यादा मैच नहीं होता है, जबकि होता है पॉलिटी या जियो में, बट इतना इतना ओवरलैपिंग नहीं करेगा कि इतना जितना ऑलरेडी जीएस है सेम ऑप्शनल उतना नहीं हो सकता। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि आंसर में फर्क हो जाएगा। यहाँ का स्टूनेज और यहाँ के स्टूनेज में बहुत डिफरेंस आ जाएगी। सिर्फ लिखने के अंदर में लिखना किस तरीके से, वो एक आर्ट है, वो हिस्टोरियंस ने क्या क्या किस पर्सपेक्टिव में बताया वो हमें देना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन सबका होता है कि सर अगर हिस्ट्री जीएस ही है तो फिर हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें हिस्टोरियंस के थॉट्स के थ्रू आंसर देना पड़ता है, हम खुद नहीं दे सकते। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी एनसीईआरटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीएस में मैंने बहुत बार बोला होगा कि जो भी चीजें लेनी है वो एनसीईआरटी से लेनी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि हमारे लिए कंटेंट क्या रहेगा, इसका कंटेंट और इसके कंटेंट में कोई फर्क रहता है। तो बेटा प्लीज क्लियर कर लीजिएगा कि जो हम जीएस के ऊपर कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं वही हम ऑप्शनल में भी यूज कर सकते हैं, बट इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे हम लोग इग्नू का मटेरियल यूज कर लेते हैं, प्लस एनओएस का भी मटेरियल यूज करते हैं, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उनका यूज किया जाता है, जो जीएस में यूज नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को जो हमने पहले पढ़ी है जीएस के अंदर, उसको थोड़ा सा और एथेंटिक सोर्सेज के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑप्शनल है तो ये तो लाजमी सी बात है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन, मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर में लिखा जाता है या कितनी डीपली वो क्वेश्चन पूछता है, हम सारा एनालिसिस करेंगे। अगला जो सवाल है कि सर इतना मटेरियल क्या हम कंपाइल कर पाएंगे, या इतना 5 महीने में मैं लिख लिख के थक जाऊंगा, इग्नू पढ़ूंगा क्योंकि बहुत डीप है, फिर एनओएस पढ़ूंगा, या फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल, तो मेरा तो बहुत समय निकल जाएगा। और मैं ये याद रखिएगा, जब मैंने ये इग्नू, एनओएस, गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक्स इंक्लूडिंग, हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग बुक्स पढ़नी है। जैसे हम लोग यहाँ पे उपिंदर सिंह का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन हिस्टोरियंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस इसके बाद हम डीएन झा का इस्तेमाल करते हैं। मैं सारे आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे जाना है। प्लस इसमें हम इरफान हबीब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं। इसमें रोमिला थापर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ हम वेस्टर्न स्कॉलर्स लेते हैं जो एथेंटिक है। फिर हम लोग बिपिन चंद्रा का इस्तेमाल करते हैं, हम सतीश चंद्रा का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे, हम मक्खन लाल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हिस्टोरियंस हैं। अब आप सोचेंगे इनकी जो बुक्स हैं जो कंपाइल की हैं इन्होंने, वो बुक्स बहुत मोटी हैं। मतलब अगर आप ये पढ़ने बैठेंगे तो कुछ 4 5 6 साल आपको कंप्लीट करने में लग जाएंगे। बट सवाल ये है कि सर मैं कैसे यूनिक हूँ, मतलब आपके पास पढ़ने के बाद ऐसा क्या यूनिकनेस मेरे में आएगी, रेस्ट ऑफ द क्लासेस भी चल रही हैं, आप में ऐसा क्या है, या हमें क्लास के अंदर क्या मिलेगा। एक चीज बड़ी क्लियर है, आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके सर ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर इनको भी, तो कुल मिला के 50 चैप्टर्स मान लीजिए पूरी हिस्ट्री में आपको पढ़ने, 50 चैप्टर्स इन्हीं बुक्स में से। तो इन 50 चैप्टर्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं उसका एक तरीका कर सकता हूँ। मान लीजिए हमारी हर डे की क्लास 3 आवर्स की रहती है, तरीका है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज की जा सकती है, एक अच्छी चीज इसमें ये की जा सकती है, फिर सर एक काम करिए, ये जो इतना बारी भरकम चीजें हैं इनको थोड़ा सा ठीक करके ऐसा कर लेते हैं
कि आप पर डे ये सोच के आइए, मतलब एज अ टीचर के तौर पे मैं मान के चलता हूं कि 30 मिनट्स मैं आपको रनिंग नोट्स करवाऊं, 30 मिनट्स के, यानी तो मेरे पास 2.5 घंटे बच गए। अब इन 2.5 घंटों के अंदर ये जो 30 मिनट्स का लेक्चर आपने रनिंग नोट्स किया ना, उसका डिस्कशन करिए सर। ठीक है, अक्सर बच्चे इसलिए नहीं आते, लिखना पड़ता है सर, बहुत तंग आते हैं, इतनी मुसीबत कौन झेलेगा। तो उसके लिए मैंने एक चीज ये कर लिया, तो फिर पता ये चलेगा सर 30 मिनट्स में अगर मैं लिख रहा हूँ और आपके साथ डिस्कशन में मेरे 2.5 घंटे गुजरते हैं, तो क्लास में एक अच्छा माहौल बनेगा, समझने में बहुत कुछ आएगा। बट इसको कैसे किया जाएगा कि आप एक काम करिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए जो आपको नेक्स्ट डे करवाने हैं। बात यहीं क्लियर करिए। आपका क्या काम होगा, ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, एक बुक आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि किस बुक से आपको कंसल्ट, लाइक फॉर एग्जांपल हमने पीछे कुछ बुक्स ये लाली ले ली, तो इन बुक्स में से मैंने आपको ये बताया कि मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को मान लीजिए 2 किताबों से इंक्लूड किया है, पढ़ा है। मैंने आपको कहा मैंने इग्नू से मटेरियल लिया है, और मैंने साथ में ही सतीश चंद्रा को इस्तेमाल किया है, या फॉर एग्जाम्पल मैंने उपिंदर सिंह को। तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, जस्ट वन, क्रॉस चेक के लिए। तो आपने क्या किया, ये मटेरियल लिया और इस बुक में से जो मैंने यहाँ पे मेंशन की उस बुक से क्रॉस चेक किया, और नेक्स्ट डे आप आ गए। नाउ वी विल डिस्कस इंटायरली ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। देयर विल बी अ डिस्कशन ऑफ 2 आवर्स, 2.30 मिनट्स का हम मान के चलते कि सोहेल सर ने उसी चीज को रिपीट किया जो मैं कल पढ़ के आया। नाउ कम टू दिस 30 मिनट्स, दीज आर द रनिंग नोट्स लाइक a factual information, like if I need to add something more. सो अराउंड 30 मिनट्स आई एम गिविंग। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, और जगहों पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि दैट देयर इज नो अपडेशन ऑफ नोट्स। एक टीचर ने पिछले 10 साल से नोट्स बनाए हैं जो वो टीचर्स को दे रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे मेरे नोट्स हर टाइम पे आपको यूनिक लगेंगे। एक क्लास में आप बैठेंगे तो दूसरी क्लास में आपको लगेगा नोट चेंज हो गए हैं। तो उसमें जो सबसे फायदा होगा आपको, देखिए 2 चीजें बड़ी क्लियर है और यही मैं करने जाऊंगा अगर आप आते हैं मेरी क्लास में। उससे फायदा एक चीज है कि आपको सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिलेगा। अब मान लीजिए 5 महीने एक टीचर के साथ आप रहे और 5 महीने आपने स्पून फीडिंग कर करके पढ़ लिया, टीचर बोलता रहा आप लिखते रहे, तो आपको क्या पता चला कि आपने पूरे 5 महीनों में 3-4 बंडल्स नोट्स बना लिए, बट आपको कुछ पता नहीं, सिर्फ आपने लिखा है, डिस्कशन बहुत कम हुई है, पीछे वाला आप भूल रहे हो। क्योंकि मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग का मतलब क्या है कि देखिए बेटा, करें आप कितने बंडल्स भी बनाएं या कितने भी नोट्स बनाएं, रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने ऑन एवरी टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू बाय 5 और 6 आंसर राइटिंग, यानी हर एक चैप्टर में टीचर को 5-6 आंसर राइटिंग करवानी पड़ेगी ताकि वो रिटेन हो। 5 महीने तक रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा, मैंने पिछली बार भी जब मेरा ऑप्शनल की क्लासेस रही, तो कमाल अच्छा ये हुआ कि मैं एक कॉपी अलग बनवाता हूं, यानी कि 2 कॉपीज बन जाएंगी नोटबुक्स। एक वो जिसपे आपको नोट्स बनाने हैं, रनिंग नोट्स वगैरह। एक वो जो सुहेल सर की तरफ से आपको मिलेंगे, यानी कि 2, यानी एक आपका नोट जो सुहेल सर ने दिया आपको, जो कंपाइल है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, एक रनिंग नोट्स का आपका बना, एंड यू हैव टू कैरी वन मोर नोटबुक फॉर द आंसर राइटिंग। इधर फायदा क्या है कि 5 महीने के बाद आपको ये दिखेगा कि आपने पूरी हिस्ट्री का जो सर ने क्लास में पढ़ाया या इस नोट्स का आपने एक खुद का कंपाइल करके एक अपने नोट्स बना लिए जो एग्जैक्टली यूपीएससी को चाहिए। और वो क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखे हैं, खुद की राइटिंग है आपकी, उसको आपने रनिंग नोट से और फिर कुछ बुक से और कुछ मेरे नोट से कंपाइल करके 90 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स में बना दिए। तो आपके पास एक कंप्लीट नोट मिसिंग, पता है क्या बेटा, इस पे आपको काम करना है, दिस वन। तो निकलने के टाइम जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएं तो मैं एटलीस्ट ये सोचूं कि आपके पास 250 या 300 पेज के अपने नोट्स हैं। ये तो आ जाएंगे, इनका कोई कमी नहीं है, तो बंडल्स में आ जाएंगे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग, क्या ये नोट्स आपके पास है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है ये कि कोई नहीं बना पाता। रीजन,
जैसे ही सर आपको ये कहना शुरू करता है कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा, आप भागना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, हर बच्चा अपने आंसर खुद लिखता है। तो आपको पहले दिन गलती होगी, टीचर, तो एक क्या होगा कि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, एक क्वेश्चन पेपर आपका होगा, एक मैं आपको मॉडल आंसर दिखाऊंगा कि बेटा देखिए इसका आंसर ना ऐसे बनना चाहिए था। Every day you will get a one question from my side. First we will try to understand the introduction part. फिर मैं आपकी बॉडी के ऊपर काम करूंगा and then we'll go for the conclusion part. So there will be an activities in my class. That first is note making. Then there will be a running notes. There will be a discussions. There will be an answer writing in one class. And what's most important, that is preparation for the prelims examinations. इसका क्या सोच रहा है? On every day there will be a test for the 5 prelims questions, 5 every day without any break. अब ये सवाल ये बनता है कि सर इतनी एक्टिविटीज, इनिशियली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कीप क्लासेस ओनली फॉर 2 hours, जब तक थोड़ा सा बैच बनना स्टार्ट होता है, मे बी इंशाल्लाह विल गेट मोर स्टूडेंट्स. So what we can do after 10 or 15 days, जब क्लासेस बहुत स्मूथली चलेंगी, तो मैं अपना टाइम ना आपको क्लियर कर दूंगा. बेटा फॉर एग्जांपल इनिशियली इसको 30 मिनट्स, इसको 30 मिनट्स, तो आपको घर से ही पता होगा कि सर टाइम टू टाइम क्या क्या पॉइंट्स करवाएंगे, ताकि आप भाग ना पाए या फिर आपको क्लियर रहे कि हमारी क्लास के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो जाएगा. मैं चाहता हूँ रिजल्ट के 2 वे प्रोसेस होता है. आपका क्वालिफिकेशन सिंपली मेरा क्वालिफिकेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टीचर को उसके ऑप्शनल के लिए जाना जाता है, तो मेरी यही निकल जाएंगे. इस सब्जेक्ट की बड़ी खूबियां ये है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. वेरी लेस करंट अफेयर की टेंशन नहीं है कि सर बाजार में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है. हाँ, आर्ट एंड कल्चर में हमें कभी कभी करंट अफेयर आएगा तो वो टीचर यहीं पे आपको करवा सकता है, कोई बड़ा उलझन की बात नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि वो मैं साथ साथ में ही करंट अफेयर, अभी वीकली बेस्ड हमारा कोई ऐसी न्यूज आ गई जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करनी जरूरी है, तो वो मैं अक्सर क्लास के अंदर बच्चों को बोल देता हूँ. इवन खाली ऑप्शनल में नहीं, वो तो मैं जीएस की क्लासेस में भी बच्चों को बोल देता हूँ कि बेटा ये न्यूज में आया है, ये कॉपी पे मेंशन कर दो, ये जरूरी है. दूसरी चीज, इस बुक की एक बड़ी अच्छी खूबी है, इसके टारगेट कुछ सेट किए गए. देखिए टारगेट का मतलब ये है कि इसमें पता है जो इसकी टीचर की प्रिडिक्शन है ना, वो 90% सही होती है. अब प्रिडिक्शन क्या है, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि हड़प्पा से क्वेश्चन आएगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं आएगा, उसके बिना कहां से आएगा. लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि करंट अफेयर है, डायरेक्टली नहीं आएगा. लेकिन मैं यहां पे आपको कहूंगा कि इधर से सवाल आएगा. आएगा मतलब 90% श्योर है, क्योंकि टॉपिक ही है. मैंने कहा भक्ति मूवमेंट से सवाल आएगा, तो मीन्स आएगा. रीजन ये है कि आपके पास और कोई तरीका नहीं है उसको, कि वो करंट अफेयर से उठा के कोई और टॉपिक डाल देगा. तो यहाँ पे अगर आप प्रिडिक्शन बेस पे चलते हैं ना, तो भी आपको दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग करता है और बहुत ज्यादा फायदा देता है. इन बोथ इन द एंशिएंट, इन द मिड एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड. अब एक और ट्विस्ट इस टॉपिक के अंदर जो है वो ये है कि सर हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, और एक हमारा बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी मैं यहाँ ही क्लियर कर रहा हूं, तो जब हम टॉपिक क्लासेस लेना शुरू करेंगे तो तब मैं बताऊंगा, तब नहीं बताना. इसमें से हम 50% नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, टच भी नहीं करते. मतलब सर का ये कहना है कि इन दोनों बुक्स में मान लीजिए हमारे पास 10 चैप्टर हैं, तो हम सिर्फ 5 ही चैप्टर इसमें से लेते हैं, 5 चैप्टर, 5 छोड़ देते हैं. अब सवाल ये है, ये तब मैं छुड़वा देता हूं तो तब बच्चा बोलता है ऐसा क्यों हुआ. रीजन इसका ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आईआर से लिए गए हैं. जैसे अगर आपको याद होगा, तो जैसे हमारी नॉन एनलाइटमेंट मूवमेंट है, फिर हमारी है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म आता है यहाँ पे पंचशील, फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर, ठीक है, इंक्लूडिंग मोर अदर टॉपिक्स एज वेल. अब ये टॉपिक को अगर आप नोटिस करें, ये सारे टॉपिक पॉलिटी और
आपके आईआर के साथ मैच कर दें। उस समय मैं बच्चे को ये कहता हूँ, इवन पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि जब आपके ये टॉपिक चल रहे हो तो इन टॉपिक को आप अगर ऐसा हिस्ट्री ऐसा ऑप्शन ले रहे हैं, इन टॉपिक को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पे पढ़ना है, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल है। इसमें मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि मैं नोट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन इसको अपने पॉलिटिकल फॉर्म में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं, बस इतना होता है कि मैं ये कहूंगा कि पॉलिटी की क्लास में प्लीज इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख लेना, कि इन टॉपिक का सिर्फ मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता सकता हूं। यहाँ पे चांसेस है कि पॉलिटिकल फॉर्म में वो क्वेश्चन को पूछे। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसमें से और इसमें से कुछ टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं विद द पॉलिटी एंड विद आईआर एज वेल। तो एक फायदा और हो गया कि चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स कम हो गए। दूसरी चीज, हर साल आप देखेंगे तो हमारा एक ऐसे का जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्टली हिस्ट्री से आता है। जैसे इस बार उसने पूछा था कि हर भटकता हुआ इंसान गुमराह नहीं होता। रीजन वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से पूछ रहा है पंडित। क्यों? तो एक ऐसे का मैं हर साल बोलता हूं उनको कि यार प्लीज आप ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आप ऐसे का लेके चलिए। तो मतलब एक हिस्ट्री ऑप्शनल आपका तैयार हुआ, एक आपका जीएस तैयार हो गया, एक आपका करंट अफेयर तैयार हो गया, और कुछ पार्ट आपका जो आईआर का है और पॉलिटी का है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आपको इंडियन सोसाइटी की क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टॉपिक ऑफ इंडियन सोसाइटी एज ए जीएस is correlated with the history as an optional subject. Let me tell you about the caste system. That is the part of Indian society, because क्योंकि मैं GSV सोशियोलॉजी सॉरी इंडियन सोसाइटी का पढ़ाता हूँ, तो आई कैन प्रोवाइड यू नोट फॉर दैट एज वेल, लाइक फॉर द कास्ट सिस्टम, globalization, industrial revolution, that which is the part of world history as well. Industrial revolution, slums is there, है ना, identifications, family, marriage, kinship। तो मतलब ये कहने का है कि आपको इंडियन सोसाइटी भी मैं नहीं जाने दूंगा, बच जाएंगे आप पास। कि ये कह सकता हूं कि ऑप्शनल के साथ साथ आपके इंडियन सोसाइटी में से, और आप एक इंडियन सोसाइटी से हर साल एक ऐसे आता है। अब देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल चल रहा है। क्लास में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, कोई टॉपिक एंगेज होता है जियो से, जैसे एग्रीकल्चर, है ना। इकोनॉमी की बात कर लें तो हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में। बातें बहुत हैं करने के लिए, बट मैं कहता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बहुत टॉपिक टच करते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। और वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और बाद में पता चला सर कुछ आया नहीं। वो नोट्स अलग वो मेरे बने बनाए हैं, क्योंकि मैंने क्लासेस यहाँ पे दी हैं। मैं आपको सोशियोलॉजी को हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल में एंगेज करके दिखाऊंगा, और अभी कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे तो उससे भी हम लोगों को पता चलेगा। कुल मिला के बाद सबसे पहला जो बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, व्हाट अबाउट द कंटेंट सन। सो आई विल से लाइक कीप ओनली 2 or 3 बुक्स देयर फॉर जस्ट क्रॉस चेक। यू डोंट नीड टू रीड अबाउट दैट। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लाइन बाय लाइन। जो भी आप बोले, आप बोलेंगे सर इस ऑथर की बुक में ये लिखा है, आई विल टेक दैट। इस ऑथर की बुक में लिखा है, बट आई विल से वन थिंग, कीप योर कंटेंट लेस एंड गो फॉर मोर रिवीजन, बिकॉज आपका टीचर आपके पहले ही रिसर्च कर चुका होगा। और वो क्योंकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो वो आपको पहले ही पता चलेगा ये क्या लिखा है। नेक्स्ट डे व्हेन देयर इज अ क्लास, जो मैं टॉपिक पहले और एक दिन पहले ही आपको पता चलेगा, तो बेनिफिशियल आपके लिए लेगा कि चीजें बहुत इजीली। बट रिमेंबर, मैं डिक्टेशन बहुत कम कर रही हूँ। We'll do discussion only about the topic so that we understand the different perspective of that particular topic into 360 degree, ताकि हम समझ पाए कि टॉपिक है किस रिलेवेंस के हिसाब से। अब मैं थोड़े से आपको क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 2023। तो अब नोटिस करिए कि पहला जो पार्ट होता है हमेशा, ये मैं आपको बता दूं, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी देयर विल बी एटलीस्ट 1 मंथ यार अराउंड 15-20 दिन हमारे सिर्फ मैपिंग के होंगे। अच्छा, ये मैपिंग क्यों करनी पड़ती है सर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर? मैपिंग इसलिए करनी पड़ती है कि
साइड्स के क्वेश्चन आता है हर साल, आपको ये वाला ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा अलग यहाँ पे है, ये हिस्ट्री में ही है, बाकी किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक नियोलिथिकल साइट डाली है, एक साइट इसने मदर एंड चाइल्ड टेरिकोटा फिगर जो हमें हड़प्पन वगैरह में देखने को मिले। गुप्ता के सिक्के कहाँ से मिले हैं सर? सर बॉटनिकल रिमेन्स कहाँ से मिले? हड़प्पन साइट विद द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म कहाँ पे था? ऐसे मोरियन रिजर्वियर, कैपिटल ऑफ मित्रका डायनेस्टी। तो एक मैप हमें मिलता है, उसमें हमें नोट करना पड़ता है। यानी अगर आप नोटिस करिए, ये सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ये सारे आप नोट्स करिए सारी साइट से। तो इधर में आपको जो इंपॉर्टेंस, अच्छा यहाँ पे आपको एक मैप मिलता है वहां से, तो ये कहता है कि सेकंड में बताइए यहाँ पे क्या था। जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है ये कश्मीर का है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्या मिला है, तो ये मैपिंग के थ्रू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जैसे साउथ इंडिया के अंदर क्या क्या मिला है, इसमें से हड़प्पा की साइड कौन सी है, इसमें से चालकोलिथिकल साइड कौन सी है, इसमें से मेगालिथिकल साइड कौन सी है, सर मित्रिका डायनेस्टी कहाँ पे थी। तो पूरी हिस्ट्री को स्टार्टिंग में हम सिर्फ मैप से पढ़ते हैं, और कितना छोटा लिखना पड़ता है, तो सोचिए कि एक लाइन में हमारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बड़े नोट नहीं बनते। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि सर टेम्पल 3 हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, या मेगालिथिकल स्टोन साइट बताइए। ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपके लिए कि आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस, मार्क ऑन द मैप सप्लाई टू यू एंड राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। बस ये वो टाइम है जो आपको सबसे बेहतरीन होता है मार्क्स गेन करने का, क्योंकि इसमें गलती आप नहीं करेंगे, बड़ा शॉर्ट लिखना है, छोटा, ना इंट्रोडक्शन देनी है इसमें, ना कंक्लूजन देना है इसमें, कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल से डिफाइन करना है कि मेगालिथिकल साइट ये थी, यहां से हमें ये मिला। अब इस पार्ट को निकाल देते हैं, ये तो आपका मैपिंग रहेगा, और होपफुली मैपिंग हम लोग 10 20 25 दिन हमारी चलेगी। अगर आप देखेंगे तो हमारा जीएस में भी बहुत बार पढ़ा होगा, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। नियोलिथिकल एज रिप्रेजेंट अ रेवोल्यूशन। नियोलिथिकल एक रेवोल्यूशन था ड्यू टू द सिग्निफिकेंट चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। एग्जामिन, बस डायरेक्ट है, ना करंट है ना वो है, कि नियोलिथिकल पीरियड में क्या रेवोल्यूशन आई। आप सब जानते होंगे कि नियोलिथिकल पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, बहुत सारी चेंज आई सर, पोट्री सिस्टम नया बनने लगा, लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। तो अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज को, जितना आपको लगता है कि लिथार्जिक है और बहुत बड़ा लिखना है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। सिंपल है, कोई क्वेश्चन जैसे जीएस का पार्ट पूछा जाता है वैसे ही है। द इंडस सरस्वती, जो अभी नाम चेंज हुआ न्यू करंट अफेयर में, इंडस सरस्वती कल्चर के बारे में वो पूछता है, यानी कि आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें कुछ हमें क्या खाली ये पता चलता है कि यहीं के लोग थे, या कुछ बाहर की भी हमें कल्चर देखने को मिले? क्या इसमें डाइवर्सिटी थी सर की नहीं थी? फिर बोला है डिस्कस, दैट्स इट। 15 वर्ड, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स। अब आप नोटिस करिए, एंशिएंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक है स्टोन एज, तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा का क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा था 90% प्रेडिक्शन है कि यहां से आएगा। अगर आप आगे चलेंगे तो हमारा तीसरा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर, मतलब सीक्वेंस से पूछा है, ऐसा नहीं उसने बदला भी नहीं है, यानी वहां से वैदिक लिटरेचर में कहता है हाउ डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एट द क्रॉप वैदिक लिटरेचर हेल्प टू आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री। अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है कि आर्यन कहाँ से आए, तो आप बताइए कि आपके पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, या आपके पास जो लिटरेचर हैं, या बाकी की जो लैंग्वेज हमें मिली है, क्या उससे पता किया जा सकता है, कोई क्लैरिटी आ सकती है कि कहाँ तक हम सही हैं? क्योंकि वो जो लोगों में अभी भी बना हुआ है कि कोई कहता है कि आर्टिक रीजन से बिलोंग करते हैं, कोई कहता है कि रशियन है, कोई कहता है कि इंडियंस हैं, उनके ऊपर बात करिए। प्रिडिक्शन, टीचर भी क्लास में ये कहता है कि इधर से एक क्वेश्चन आएगा। नो सी, इसके वैदिक लिटरेचर के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है संगम एज, और ये साउथ इंडिया है, यहां से क्वेश्चन है। संगम लिटरेचर एक्ट एज ए विंडो, एक खिड़की है जिससे हम साउथ के सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ के बारे में पता कर सकते। बस खिड़की लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं है, आपको भी बढ़ लें खिड़की से ही देखा, अच्छा खासा वहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ये सारी चीजें दिख रही हैं। और इससे ये पता चलता है कि अगर हमें साउथ इंडिया को पढ़ना है तो हमें ये संगम एज की बुक्स को लेना पड़ेगा, सोर्सेज के ऊपर है। तो हर जगह पे एक टॉपिक आपको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो सोर्सेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो जो डर आपको है वैसा है नहीं कुछ, ये मैं इसीलिए ये टॉपिक पहले उठाया, क्योंकि
ज्यादा बच्चों को एंशिएंट से टेंशन होती है कि उसमें सर हम क्या करेंगे। बट देखिए, नोट करिए कि अगर आपको एक टीचर एक अच्छे नोट्स के थ्रू एक टॉपिक को सही मायने में 300 या 400 वर्ड में लिखा दे, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन, हर टॉपिक में से, और बीच में एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। मौर्यन पीरियड इसके बाद आता है, तो बताता है कि मौर्यन पीरियड के बारे में बताइए कि मौर्यन पीरियड उसका पूरा इंपीरियल आइडियोलॉजी की अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या था, किस तरीके से राजा रहता था, सेंट्रलाइज हुकूमत किस तरीके से थी, नंदा डायनेस्टी को कैसे हराया उन्होंने, किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन्स की क्या हालत थी। उसके बाद अगर कुछ ही नहीं तो मौर्यंस के बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास पुष्यमित्र सुंगा डायनेस्टी आई, फिर कानवा डायनेस्टी आई, फिर सतवाज। तो आंसर के अंदर भी चेंज नहीं किया है। इवैल्यूएट द स्टेटस ऑफ विमेन, औरतों के बारे में बताइए। अब मैं आपको बता रहा था इंडियन सोसाइटी, अक्सर हमें पूछा जाता है विमेन इंपावरमेंट, विमेन का क्या हाल था। इधर इसने पूछा कि गुप्ताओं के एज कंपेयर, गुप्ताओं के हाल में वुमेन कैसी थी, गुप्ताओं के बाद की वुमेन कैसी थी, एंड करंट कंटेम्प्रेरी इंडिया में वुमेन कैसी है। तो वो मैं इंडियन सोसाइटी में हमारे पास 3-4 टॉपिक हैं जिसमें सिर्फ वुमेन्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कुछ नहीं है उसके अंदर। अब ये देखेंगे आप, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री है, भक्ति मूवमेंट। मैं जीएस में भी बच्चों को ये कहता हूं कि हर साल भक्ति मूवमेंट से सवाल आता है, और मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चों को लगता है ना कि सर बहुत डेंजरस, खतरा, मुसीबत, एनालाइज इट एंड इट्स स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कैसे फैला, कौन कौन से सेक्टर है, कैसे फैला और उसके क्या प्रभाव पड़े। बस वही वाली बात है कि किसी भी टॉपिक को टीचर ने सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली बता रहा है, बात खत्म, कुछ नहीं पढ़ना है उसके अलावा। अगर टीचर कुछ भी कर दे, बस सर हमने देखा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये मान लीजिए शायद 2023 का एक सिंपल पेपर आ गया इसलिए आप ये बोल रहे हैं, लेट्स हैव ए 2022 हिस्ट्री ऑप्शन, ये भी देख लेते हैं। फिर वही वाला हाल होगा, पहले सबसे पहले आएंगे आपके पास सेम वही साइट्स, साइट्स आएंगी 30 वर्ड्स में आपको साइट्स लिखनी पड़ेंगी, जो हम मैपिंग के ऊपर करेंगे और इसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स के बारे में। मैं आपको आना चाहता हूं डायरेक्टली। आप देखिए द अर्बन कैरेक्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो अभी मैंने बोला 2020, इतने क्वेश्चन रिपीट होंगे, तभी मैं बच्चे को हिस्ट्री ऑप्शन में बार बार कहता हूं कि जितना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद करोगे, उसका आंसर राइटिंग करोगे, उसको बार बार रिपीट करोगे, एक याद रखना कि वो क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, क्योंकि उसको करंट अफेयर से कुछ नहीं लेना है, उसके पास है ही क्या, रिपीट वही टॉपिक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रिजल्ट नीदर ऑफ एनी आउटसाइड, ना कोई बाहर से आया था ना यहाँ का था, बट एक ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। बताइए कैसे। तो पीछे भी अपने इंडस सरस्वती बढ़ा। फिर कहता है फॉरेनर अकाउंट जो हमें मिले, जो बाहर से चाइनीज और बाहर से अरब के लोग जो आए, उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, उससे हम भारत का इतिहास कैसे बना सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे बुद्धिज्म में हैव हैड देयर ओरिजिन वैदिक, जो अभी पीछे एक टॉपिक गया, वैदिक उपनिषद से ही ये सारा कुछ बना है, ये रिलीजन कोई अलग नहीं था। तो हम सब जानते हैं कि महाजनपदास और जनपदास के टाइम पे ही जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता का वहां पे भी क्वेश्चन पूछा 2023 में, 2022 में भी। अब यहाँ पे बताया है कि इनकी इकोनॉमी कितनी बढ़ गई थी। पहले पूछा गुप्ता की वुमेन की हालत क्या थी, अब पूछता है इनकी इकोनॉमी की हालत क्या थी, फिर पूछेगा इनके सिक्कों की हालत क्या थी, फिर पूछेगा इनके आर्ट की हालत क्या थी। तो जब हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे प्रोसेस हमें होने चाहिए, और ये किस तरीके से डिफरेंट थे। अशोका का धम्मा के बारे में कुछ बताइए। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर शायद मे बी 2022 में भी उससे गलती हो गई, तो 2021 का उठा के देख लीजिए, अब भी क्वेश्चन सेम ही दिखेंगे आपको, कुछ उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेगा। यानी एक ही कंटेंट को आप कितनी बार यूज कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन ले लीजिए, पुरानास, उधर पूछा आपके पास उपनिषद, यहां पूछा पुराण के बारे में। पॉपुलराइज कैसे हुई, वैदिक रिलीजन के बारे में क्या ख्याल है आप, वहां पे भी वैदिक है। तो मैं वो बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने एक टॉपिक को रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पढ़ लिया ना, बस एक बार वो टॉपिक पढ़ना है। यहां कहता है कि फैक्टर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में शहर कैसे बने, लेटर वैदिक पीरियड में धर्म कैसे बना, लेटर वैदिक पीरियड में आर्ट कैसे बना, लेटर वैदिक पीरियड में सिक्के कैसे बने, ये सवाल हमें अपने से करने पड़ेंगे बार बार। फिर कहते हैं रिलीजन इन क्लासिफिकेशन गॉड मेंशन इन द ऋग वेदा, पीछे भी ऋग्वेद में भगवानों का क्या जिक्र है सर। तो मैंने कहा कि अगर किसी भी टॉपिक को आपने रिलीजियसली देख लिया और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली देख लिया, आपका कल्याण है। और जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, कुछ नहीं फर्क है। आप देखिए, मैं
हर तो आप मुझे बोलेंगे सर 2010 का पेपर निकाले, उसमें भी ऐसा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यहां देखिए पॉलिटिकल फीचर ऑफ पोस्ट मौर्यन, अभी वो पूछा था मौर्यन से पहले और मौर्यन के बाद क्या हाल चल रहा था, और इवेलुएट करिए कि पॉलिटिकली भारत की नॉर्थ इंडिया में कैसी थी। नंबर ऑफ स्कॉलर मानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्रेट था, लेकिन किताबों में था, रियलिटी में नहीं था। सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये डिस्कशन है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ कल्चर ऑफ द साउथ इंडिया। अभी मैंने संगम लिटरेचर से, विंडो वाला क्वेश्चन था, संगम लिटरेचर से आप कैसे साउथ की हिस्ट्री बता सकते हैं, क्वेश्चन वैसे ही रखा, थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइजेशन किया। आप कहते हैं डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ कल्चर ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन द संगम लिटरेचर। वहां कहा उस खिड़की से संगम लिटरेचर के थ्रू बताइए, वहां का सेम कॉपी है। तभी कह रहा हूं कंटेंट रखना है, एक टारगेट वहां से करने का है। संस्कृत लिटरेचर गुप्ता एज में कैसी थी, गुप्ता एज में वुमेन कैसी थी, गुप्ता एज में संस्कृत कैसी थी, बस वही है। अब आप बोलेंगे सर हो सकता है ये पेपर आपने देख लिया है तो इसलिए, मैं पीछे भी अगर चले जाता हूं, मान लीजिए मैंने 2016 का पेपर भी मैं खोल लेता हूं कि 2016 में देखते हैं क्या है, क्या ही बदलेगा, कुछ बदला नहीं, सेम साइड्स रखी। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चार्ट लिए तो बात, आप देखिए मैंने अभी बताया था क्वेश्चन था नियोलिथिकल, पहला जो 2024 का क्वेश्चन पूछा, बताइए जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिकल पीरियड क्या था, भाई एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए है। वही वाला कॉपी मार दिया। एक्सप्लेन द मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, चार पेपर बताए, चारों में हड़प्पा आएगा, आएगा वो पूछना है। अब जब हमें पता है कि हड़प्पा आना है तो सर एक काम करिए ना, 2 दिन अच्छे से क्लास लीजिए और क्लियरली एक टॉपिक बना के दे दीजिए, एक नोट बना दीजिए जिसको हम रट्टा मारे, क्योंकि पता है आना है। तो इस तरह अगर पता है आना है तो इधर आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कंटेंट गलत रखा और क्वेश्चन तो आएगा। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फिर से वैदिक पीरियड के बारे में, अर्ली वैदिक की सोसाइटी कैसी थी, रिलेशन बताइए, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, स्टेट, 7th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, हाउ डज द न्यूमेस्मेटिक पीरियड रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल, कुषाण में कैसे सिक्के थे और सतवाहन के सिक्के कैसे थे, चेंज इन द फील्ड ऑफ फ्रॉम कुषाण पीरियड टू अर्ली मिड पीरियड तक क्या चेंज हमें देखने को मिली, क्रिटिकली इवैल्यूएट द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ लैंड रिव्यू सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। ये देखिए साउथ इंडिया का फिर से संगम का क्वेश्चन, how did the temple of South India as a financial institution have deep impacted of the social institution of early medieval period। मंदिरों के बारे में बताइए, आर्ट एंड कल्चर। तभी मैं कह रहा हूं करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, मुझे जो दिखाना था आपको वो ये है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसको आप लोग प्रिडिक्शन करके, जो मैंने वो बोला था कि इसमें टीचर प्रिडिक्ट करता है, वो इसलिए प्रिडिक्ट करता है कि उसको भी पता है आना क्या है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे बात जो खेल है ना वो है कंटेंट का। तो कंटेंट की खेल के लिए मैंने आपको बता दिया, वन देयर विल बी अ रनिंग नोट्स, वन देयर नोट्स जो आपको टीचर प्रोवाइड करेगा विद अ डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट, यू कैन क्रॉस चेक दैट, उसका कोई इशू नहीं है। आपको कहीं पे लगा कि सर ये चीज आपकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग बन रही है और इधर से अलग बन रही है। और थर्ड जो मैंने आपको बताया दैट देयर विल बी आंसर राइटिंग, वी हैव टू गो थ्रू बाय द आंसर राइटिंग। हर दिन अगर मान के चलते हैं हम 10 साल के पेपर भी रिपीट कर लेते हैं, 10 साल के पेपर भी अगर रिपीट किए जाए, सोचें आप एक टॉपिक से कितने आंसर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मैं बच्चे को क्या कहता हूं कि एक दिन बैठो, टीचर ने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा नोट्स करवा दिए, पूरा सब कुछ लिखा दिया, घर जाओ 10 साल के पेपर उठाओ कि हड़प्पा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिख लो और फिर देखो कि जो कंटेंट आपके पास है क्या वो 10 क्वेश्चंस को पूरा कर पा रहा है। देयर विल बी आईसी।